डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे बायोडायनामिक एग्रीकल्चर और गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये तीनों ही टॉपिक जो है क्वेश्चन में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस काफ़ी इन पे बनता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता भी है। हम इनको स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। बायोडायनामिक एग्रीकल्चर, यहाँ फर्स्ट लाइन जो बायोडायनामिक एग्रीकल्चर is a type of farming that emphasizes the interconnectivity between the environment, plants and animals। जो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर है बेसिकली जो है वो इन्वायरमेंट, प्लांट और एनिमल्स को जो है कनेक्ट करती है। तो यहाँ इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ ऑस्ट्रियन फिलोसोफर रुडोल्फ स्टीनर 1861 to 1925, which believes that a farm is a living organism and should be treated as such। जो साइंटिस्ट थे रुडोल्फ स्टीनर, उन्होंने ये बताया कि जो फार्म है, जो खेत है, वो फार्म जो है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह इसको ट्रीट किया जाना चाहिए, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ इसलिए जो है द टर्म बायोडायनामिक ना जो टर्म है ये बायोडायनामिक, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। बायोज मीनिंग लाइफ एंड डायनामिक मीनिंग फोर्स और एनर्जी। तो दो ग्रीक वर्ड्स मिलकर बना है ये बायोडायनेमिक, बायोज एंड डायनेमिक। बायोज मीन लाइफ एंड डायनेमिक इज फोर्स और एनर्जी। स्टीनर यूज दिस टर्म टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग विद द लाइफ फोर्स और वाइटल एनर्जी दैट इज ही बिलीव्ड permeated all living things। use of natural fertilizers and pest control methods and avoid the use of synthetic chemicals। यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या बताया कि इस बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर में जो है नेचुरल फर्टिलाइज़र के यूज़ करना और नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मेथड को यूज़ करना और जो है सिंथेटिक केमिकल्स को अवॉइड करना जो है बायोडायनेमिक कल्चर का एक पार्ट है। यहाँ हम देखें यूज़ ऑफ प्रिपरेशंस विच आर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक हर्ब्स, मिनरल्स एंड एनिमल मेन्योर। तो यहाँ पे जो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर में हम जो है जो वो चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो कि नेचुरल सब्सटेंसेस से बनाई जाती हैं, जो नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती हैं, और जैसे कि हर्ब, मिनरल एंड एनिमल्स मेन्योर। एंड दीज प्रिपरेशंस आर यूज्ड टू इन्हांस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये क्या करता है कि जो प्रिपरेशंस हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से बनी होती हैं, ये जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं, सॉइल की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती हैं और जो है प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करती हैं। ये बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर का जो बेनिफिट है। तो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर एम्स टू प्रोड्यूस द बेस्ट पॉसिबल इन वेज दैट अलाउज future generation to obtain the same or even better results। The humus rich topsoil has abundant microflora and microbiological activity। These microorganisms produce organic matter needed for development of plants। तो यहाँ पे क्या है कि जो इसमें जो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर में हमें क्या पता लगता है कि जो टॉप सॉइल होती है, जो टॉप सॉइल होती है जो कि ह्यूमस रिच होती है, उनमें जो है काफ़ी मात्रा में, एक प्रचुर मात्रा में माइक्रोबियल फ्लोरा होते हैं जिनकी जो है एक बेनिफिशियल माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, ज़रूरी होते हैं, जो कि और इसीलिए जो है बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर हम यूज़ करते हैं नेचुरल सोर्सेज को, जिससे कि ये माइक्रोबियल फ्लोरा जो माइक्रोबायोलॉजी, जो बेनिफिशियल माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट द नीड टू टेक केयर ऑफ माइक्रोफ्लोरा। और इसलिए हम क्या कहें करना है इसमें कि जो माइक्रोफ्लोरा है या माइक्रोबियल फ्लोरा हैं, इनको जो है केयर करना है, इनको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ पे जो है कोई जो है हार्मफुल इफेक्ट ना हो। In conventional farming, majority of these microscopic populations are destroyed by the application of fungicides, insecticides and herbicides। जबकि जो कन्वेंशनल फार्मिंग में जो हम बेसिकली जो नॉर्मल फार्मिंग हम करते हैं, खेती करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और जो है सिंथेटिक केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है माइक्रोबियल पॉपुलेशन या माइक्रोस्कोपिक पॉपुलेशन वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसकी डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज़ होती है,
जो और सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ होती है, उससे जो है क्या है कि वो क्रॉप पे भी इफेक्ट होगा। तो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं कि हम सिंथेटिक केमिकल्स यूज़ नहीं करते, इसमें केवल नेचुरल सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं जिससे कि प्लांट की ग्रोथ को जो है स्टिमुलेट होती है, और माइक्रोबियल फ्लोरा, जो माइक्रो फ्लोरा होते हैं सॉइल के, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। देन गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। यहाँ पे क्या है कि मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन के लिए जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ क्या है कि गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, GAPS, गैप्स भी कहते हैं इनको, जो है आर ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, रेगुलेशंस एंड टेक्निकल रिकमेंडेशंस एप्लीकेबल टू प्रोडक्शन प्रोसेसिंग ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स, addressing human health care, environment protection and improvement of worker condition and their families। ये सारे benefits हैं, ये सारे objectives हैं good agriculture practices के। advantages of gaps, जो good agriculture के practices के advantages क्या हैं कि good agriculture practices have an important role of food safety with the points like harvesting, transportation and products, and advise the grower to implement the general recommendations of adopted the best management practices। तो यहाँ पे क्या है कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जो रोल है वो मेनली फूड सेफ्टी में इसका रोल होता है, क्योंकि जो है एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मेथड से हार्वेस्टिंग की जाएगी, प्रॉपर मेथड से उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा प्रोडक्ट्स का, तो उसमें ये क्या है कि जो क्रॉप्स डेवलप होंगी तो वो क्या होगी, वो सेफ़ होंगी। वो मेडिसिनल प्लांट्स जो डेवलप होंगे या ग्रो होंगे वो सेफ़ होंगे। यही हम देखें गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के, हम फ्लो चार्ट में देखें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन हम देखें प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी एंड गुड क्वालिटी ऑफ फूड। टॉप में देखिए जो हम यहाँ पे कि प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी एंड गुड क्वालिटी ऑफ फूड, देन कंसर्न अबाउट बायोडाइवर्सिटी, देन सप्लाई ऑफ बेटर एंड safe quality food, then prevents contamination of water and soil, then products to access market in a better way and provide better animal care and allow balance usage of agrochemicals and improves nutrition and food consumption। ये सारे के सारे जो है ये बेनिफिट्स हैं, ये एडवांटेजेस हैं गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के। स्टेप्स इन्वॉल्व इन गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यहाँ पे हम देखें कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से जो क्रॉप्स या मेडिसिनल प्लांट्स जो ग्रो होते हैं वो सीधे कहाँ जाएंगे, जो ग्रोवर्स यूज़ करते हैं उसको, तो ग्रोवर्स से वो प्रोसेसर को जाएंगे, प्रोसेसर से रिटेलर्स को, और देन कंज्यूमर्स को, और कभी कभी ये डायरेक्ट चेन होती है, यहाँ पे ग्रोवर से सीधा कंज्यूमर्स को ही सप्लाई होते हैं। तो यहाँ स्टेप्स क्या हैं बेसिकली, नंबर स्टेप हम स्टेप देखें, स्टेप्स इन्वॉल्व इन गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कि सोइल प्रिपरेशन, सबसे पहले सोइल को प्रिपेयर किया जाता है, देन सोइंग, देन मैन्योरिंग, देन इरिगेशन, देन वीडिंग, देन हार्वेस्टिंग, देन स्टोरेज। सबसे पहले हम जो फार्म है, जो खेत उसको तैयार करेंगे, देन उसको मैं उसके अंदर जो है जो सीड्स हैं उसको बोया जाएगा, देन उसको जो है उसमें खाद वगैरह जो एनिमल मैन्योर्स वगैरह वो डाले जाएंगे, नेचुरल की हम बात करेंगे। देन उसके बाद इरिगेशन, उसमें क्या होगा कि पानी वगैरह को दिया जाएगा। देन उसको जो है उसमें जो अनवांटेड प्लांट्स डेवलप जो ग्रो होते हैं उनको जिनको वीड कहते हैं, वीड को निकाला जाएगा, वीडिंग। और देन उसके बाद में जब क्रॉप जो है कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें उसको हार्वेस्ट किया जाता है, देन स्टोरेज। तो ये कुछ स्टेप्स हैं गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। यहाँ हम वन बाय वन स्टेप देखेंगे। सबसे पहले है प्रोडक्ट वॉशिंग टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स, केमिकल्स, सॉइल पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद फ्रेश वाटर। तो क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल्स को, केमिकल्स को, सॉइल पैथोजन्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए जो मेडिसिनल प्लांट्स को, क्रॉप को फ्रेश वाटर से वॉश किया जाता है, प्रोडक्ट वॉशिंग। देन क्लीनिंग इज ए प्रैक्टिस वेयर द अनवांटेड मटेरियल आर रिमूव्ड, which may be the green, yellow, brown, dead insects, soggy parts of the fruits or other undesirable items either by hand picking or mechanically. Then sanitation is needed to prevent the promotion of disease from one article to another. Chlorine is used in concentration of 100 to 150 ppm to avoid spreading of pathogen
तो यहाँ पे क्या है कि जो है जिस सैनिटेशन में हम जो है यूज़ करते हैं जिससे कि जो है कोई जो डिज़ीज़ का प्रमोशन ना हो, और इसमें बेसिकली क्लोरीन यूज़ करते हैं 100 से 150 ppm की कंसनट्रेशन पे, जो जिससे कि पैथोजन का स्प्रेडिंग ना हो। देन है मैन्योर्स, मैन्योरिंग जो एनिमल मैन्योर्स, जो गोबर खाद वगैरह यूज़ करते हैं इसमें। तो मैन्योर्स इज़ अ स्टेप where nutritional supplement are provided, and these supplements may be natural manure or chemical compounds fertilizers. तो an adequate use of manures helps to increase fertility of soil। यहाँ पे क्या है कि ये कितना मैन्योर यूज़ करना है, कितना जो है एनिमल मैन्योर्स यूज़ करने हैं, कितना फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, कि एडिक्वेट अमाउंट से क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। देन है इरिगेशन। इरिगेशन बेसिकली क्या है कि जो पानी हम देते हैं खेतों को, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन इज़ ए सप्लाई ऑफ वाटर, इरिगेशन इज़ ए सप्लाई ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्या है कि हम जो पानी जो देते हैं, जो वाटर की सप्लाई करते हैं, वो वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, कैनाल्स, डैम्स एट्सेट्रा इन सबसे मिलता है। कुआं से, तालाब से, लेक, झील वगैरह, नदी वगैरह से हम पानी देते हैं। तो ओवर इरिगेशन में लीड टू वाटर लॉगिंग एंड डैमेज इन द क्रॉप, डैमेज द क्रॉप। अगर जो है ओवर इरिगेशन होगा, पानी अगर ज़्यादा दिया जाएगा पानी पौधों को, तो उससे क्या होगा कि वाटर लॉगिंग हो जाएगा, वाटर इकट्ठा हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि जो है क्रॉप डैमेज होगी। और इसीलिए दीज फ्रिक्वेंसी एंड इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव इरिगेशन नीड टू बी कंट्रोल्ड। इसलिए जो फ्रिक्वेंसी है इरिगेशन की, कितना टाइम बाद पानी देना है आपको, वो जो है कंट्रोल्ड कंडीशन होनी चाहिए उनके लिए। वहीं जो है ड्रिप इरिगेशन, आज एक नई टेक्निक आई है, आप देखा होगा कि ड्रिप इरिगेशन सेव्स वाटर पोल्यूशन एंड ऑल्सो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी अचीव्ड। अब क्या करते हैं कि ड्रिप इरिगेशन से हम पानी देते हैं तो केवल वो प्लांट्स की रूट्स में पानी जाता है, और उसमें से क्या है कि एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट हमें मिलता है, और उससे पानी का वेस्टेज भी नहीं होता है। तो ये इरिगेशन, ये गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आता है। देन वीडिंग, वीड्स क्या हैं? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स क्या हैं? जो कोई जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो घास वगैरह है, जो बथुआ जैसे भी हो जाता है कई बार क्रॉप्स के बीच में, तो उसको हम वीड कहते हैं। अब वीड अगर होगा प्लांट के अंदर, तो वो भी जो है न्यूट्रिशनल, जो प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलेगा उसमें वीड को भी हो जाएगा, तो उससे उसमें प्रॉब्लम होगी, उससे प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए वीडिंग करना नेसेसरी होता है, वीड्स को निकालना ज़रूरी है। और यहाँ क्या है कि दे आर रिमूव्ड बाय यूजिंग वीडीसाइड्स बाय पुलिंग देम बाय हैंड्स, और सम आर रिमूव्ड बाय ड्यूरिंग सॉइल प्रिपरेशन। यहाँ वीड्स को या तो हम जो है कुछ वीडीसाइड्स आते हैं उनको से यूज़ कर सकते हैं, या उसको हम हाथों से ही उनको उखाड़ सकते हैं, या उनको जो है सॉइल प्रिपरेशन जब करते हैं तब उसको निकाला जाता है। तो ये वीडिंग हुआ। देन हार्वेस्टिंग, वंस द क्रॉप इज़ मैच्योर्ड इट इज़ कट एंड गैदर्ड, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब जो क्रॉप जो है मैच्योर हो जाती है, जब पक जाती है फसल जो है, तब उसको जो है काटा जाता है और उसको इकट्ठा किया जाता है, और इसी को कहते हैं हार्वेस्टिंग। देन पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, अब कटाई के बाद में स्टोर जो है बाद में क्या करना होता है? दिस इज़ रिक्वायर्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इक्विपमेंट, कोल्ड स्टोरेज एट्सेट्रा। अब जो है उसमें ट्रांसपोर्टेशन हुआ, या इक्विपमेंट में उसको प्रोसेस करते हैं उसको, या उनको कोल्ड स्टोरेज में उसको रखा जाता है, ये पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग है। और पैकेजिंग मटेरियल्स वगैरह में जो यूज़ करते हैं इसमें। तो फ्लावर्स लाइफ can be increased by adopting new technologies at right time with proper length and storage technology. Then storage में क्या है कि grains yielded are stored in granaries or bins at godowns for later use or marketing. Therefore methods of crop protection need to be better. Then कुछ इसमें ये कुछ स्टेप्स हुए जो कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। क्वेश्चन आता भी है कि देयर आर मेनी हर्डल्स रिलेटेड टू गैप, लाइक इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर कीपिंग डेटाबेस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट, द फार्मर्स डू नॉट नो अबाउट द वेरियस मेजर्स एंड टेक्नोलॉजीज और स्टेप दैट शुड बी टेकन फॉर GAP। तो यहाँ पे क्या है कि मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो डेटाबेस को डेटा को नहीं रख पाते हैं कि कितना जो फार्मर्स जो हैं, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की जो मेजर्स हैं, उनके बारे में जो फार्मर्स हैं उनको पूरी नॉलेज नहीं होती है। ये कुछ हर्डल्स हैं। देन है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ एन एग्रीकल्चरल अप्रोच
दैट अवॉइड्स द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल एंड GMOs। क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं कि सिंथेटिक केमिकल्स को यूज़ नहीं करते और GMOs जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज़ नहीं करते। तो क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? दे रिफर्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक मटेरियल हैज़ बीन altered using modern biotechnology technique in the context of organic farming GMOs are not permitted। यहाँ पे क्या है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में है जो है वो GMOs को की परमिशन नहीं होती है, वो परमिटेड नहीं होते हैं। ऐसे ही सिंथेटिक केमिकल को यूज़ नहीं कर सकते, केवल नेचुरल जो है चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इट फोकस इज ऑन सस्टेनेबिलिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज नेचुरल मेथड्स टू एनहांस सॉइल फर्टिलिटी सच एज कंपोस्ट एंड मैन्योर। यहाँ पे क्या है कि बेसिकली नेचुरल कंपोस्ट यूज़ करते हैं और मैन्योर यूज़ करते हैं, जिससे कि जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी इसमें बनी रहती है। तो क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग एंड कवर क्रॉप्स आर यूटिलाइज टू मैनेज द पेस्ट एंड डिजीज़। यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई प्लांट्स के बीच बीच में कभी जो पेस्ट वगैरह हो जाते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए इंटर जो है क्रॉप रोटेशन करते हैं। अभी कुछ टाइम के लिए कुछ दूसरी क्रॉप लगाई, देन नेक्स्ट में कोई और क्रॉप लगाते हैं, तो क्रॉप रोटेशन का प्रोसेस करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पेस्ट हैं वो भी इसमें स्टे नहीं कर पाते हैं। वहीं जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में वीड्स आर कंट्रोल्ड थ्रू मैकेनिकल मेथड्स लाइक हैंड वीडिंग एंड मल्चिंग। यहाँ पे जो वीड्स का जो कंट्रोल करते हैं वो हैंड वीडिंग वगैरह से करते हैं, हाथों से ही इनको उखाड़ते हैं। सिंथेटिक पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आर एक्सक्लूडेड। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिंथेटिक पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को यूज़ नहीं करते। और वहीं जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स आर यूज टू मैनेज पेस्ट बाई एम्प्लॉइंग बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स। Then organic farming promotes water and energy efficiency as well as the conservation of biodiversity. Organic products are often certified by regulatory bodies to ensure compliance with organic standards, and it provides nutrition and safe food while minimizing negative environmental impacts. तो ये सारे फ़ायदे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। कोई भी इसमें सिंथेटिक केमिकल यूज़ नहीं करते, कोई भी इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स यूज़ नहीं करते, कहीं इसमें जो है केवल नेचुरल जो है सब्सटेंसेस ही उसमें यूज़ किए जाते हैं, नेचुरल मैन्योर्स यूज़ किए जाते हैं। और इसमें जो है ये बाकी जो है इसमें जो ये सारे इसमें फ़ायदे हैं कि हम सिंथेटिक चीज़ें इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, जिससे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग सपोर्ट्स small scale farmers and contributes to local economies, and it meets the growing consumer demand for organic products. Organic farming represents a holistic and sustainable approach to agriculture। और आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का काफ़ी यूज़ भी हो रहा है, काफ़ी कंपोस्ट वर्मी जो है और एनिमल मैन्योर्स का यूज़ होता है, जिससे कि सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और हुआ, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर हुआ। आप इनको देख लें, इसमें से क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में। देन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।